मैं एक खूबसूरत 38 साल की औरत हूँ। मेरा एक 15 साल का बेटा है। मेरे पति दुबई में काम करते हैं, जिससे कि वो बहुत कम हिंदुस्तान आ पाते थे। हम माँ बेटा ही घर में अकेले रहते थे। ससुराल में कोई नहीं था और मेरी शादी के 5 साल बाद ही मेरे माँ बाप का आगे पीछे देहांत हो गया था। भाई बहन कोई था नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी। मेरे पति अमित भी पहले से ही अनाथ थे। एक रिश्ता कराने वाली औरत ने हमारा रिश्ता तय कराया था। अमित अकेले रहते थे और मैं उनके जीवन में नई शुरुआत की तरह आई थी। मैंने उनके जीवन में जाकर उनके जीवन में नए रंग भरे थे। साथ ही साथ उनके सोने पड़े घर को भी बहारों से भर दिया था। पूरा घर मेरे आने से पहले कबाड़ खाना था। मेरे आते ही पूरा घर चमकने लगा था। अमित तो मेरे दीवाने हो गए थे। वो बहुत खुश होते और कहते, विशाखा तुम बहुत ही अच्छी पत्नी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जीवन में मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई हो। और ये खुशियाँ उस समय दुगनी हो गईं जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। माँ बनने की खबर सुनकर अमित तो इतने खुश थे कि वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें बेटा चाहिए। मैंने कहा, बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं, बेटियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं। अमित कहने लगे, कोई बात नहीं, अगली बार बेटी, लेकिन इस बार बेटा। और भगवान ने उनकी सुन ली थी। उन्हें एक बेटा दिया था, लेकिन बेटी की ख्वाहिश कहीं दिल में ही दबी रह गई, क्योंकि फिर मैं और उनके बाद दोबारा माँ नहीं बन सकी। खैर, हमने ज़्यादा अफसोस नहीं किया। अब अरुण ही हमारे लिए सब कुछ था। उनके कुछ रिश्तेदार थे जो कभी कभी हमारे घर आते थे, लेकिन वो दूर दूसरे शहरों में रहते थे। पिछले 4 साल से मेरे पति दुबई में नौकरी कर रहे थे। वे साल में एक बार आते, हमारे साथ 1 महीना गुजारते और फिर वापस चले जाते। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, ये सोचकर कि अगर मैं अपने पति से दूर रहूंगी तो ये हमारे बेटे के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित होगा। दुबई में नौकरी से भी अच्छी कमाई करने लगे थे, जिससे हमारा घर खर्च अच्छा चलने लगा था। जब से मेरा बेटा 13 साल का हुआ था, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे थे। पहले तो मैंने इसे बढ़ती उम्र का प्रभाव जानकर नज़रअंदाज कर दिया। बढ़ती उम्र है, उसकी बॉडी में कुछ न कुछ बदलाव तो होंगे ही, और इन्हें लेकर वो कुछ असहज भी होगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें मुझे असहज करने लगी थीं। 2-3 साल पहले वो मेरे ही कमरे में सोता था, लेकिन जब उसके व्यवहार में बदलाव देखा तो मैंने उसे प्यार से समझाकर अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। वो पहले तो बहुत रोया, पर धीरे धीरे उसने इस बात को मान लिया। लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। कुछ महीनों से घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थीं। मैं जब नहाने जाती तो मेरे कपड़े, खासकर मेरे इनर वियर्स, गायब हो जाते। फिर कुछ दिन बाद वही कपड़े वापस मिल जाते। घर में बस मैं और मेरा बेटा ही होते थे। कभी कभी मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं अपने बेटे की तरफ देखती, लेकिन वो नज़रें चुरा लेता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। इन सारी घटनाओं ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं कई बार अपने पति से फ़ोन पर बात करती, लेकिन उनसे ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं अपने दिल को ये कहकर समझा लेती कि शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं होगा। अकेलेपन से रहते रहते अब मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए मेरा दिमाग बेकार के वहम पालने लगा था। और फिर सच में मुझे ये सब वहम लगने लगे थे, पर कुछ तो गड़बड़ थी जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक रात जब मैं और अरुण खाना खा रहे थे तो मैंने उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी देखी। मैंने पूछा, अरुण क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? पर वो नज़रें चुराकर चुप हो गया। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने कहा, अरुण अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं पिछले कई महीनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही बेचैन रहने लगे हो। अगर स्कूल की, तुम्हारे दोस्तों की या फिर किसी की भी बात है, कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? मैंने प्यार से अरुण से कहा। मेरी बात सुनकर अरुण के चेहरे पर हल्की सी चमक आई थी। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने उसे फिर से हौसला दिया। हाँ अरुण बोलो, मैं सुन रही हूँ, क्या कहना चाहते हो? अरुण ने धीरे से कहा, हाँ मम्मा, वो मैं ये कहना चाहता था कि। अरुण कहते कहते चुप हो गया। मैं उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। बेवजह चम्मच अपनी प्लेट में चला रहा था। मैंने कहा, अरुण चुप क्यों हो, बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? अगर कहोगे नहीं तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँगी? काफ़ी देर तक अरुण खुद को कुछ कहने के लिए तैयार करता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, मैं ये कह रहा था मम्मा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका फिगर मुझे बहुत पसंद है।
ये सुनते ही मेरे हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया था। बेटे अपनी माँ की तारीफ करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं थी, पर जिस तरीके से अरुण ने मेरी तारीफ की थी उससे मेरा दिल धक से रह गया था। मैं अवाक होकर उसे देखने लगी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब था मम्मा, आप इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अपनी उम्र से 8-10 साल छोटी ही लगती हैं। मेरे सभी दोस्त आपकी तारीफ करते हैं। अरुण तेजी से बहाने बनाने लगा, जैसे अपनी बात को छुपाना चाहता हो। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप खाना खाने लगी। वो भी जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चला गया। उस रात अरुण की बातों ने मेरे दिल में पलते शक को और गहरा कर दिया था। जो मेरा दिमाग सोचने लगा था, कहीं वो सच तो नहीं, ये सोचकर मेरा दिल कांप उठा था। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसकी मैंने बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन फिर भी ये बहुत नाजुक उम्र होती है। मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा भटक जाए। ये उम्र बेहद नाजुक होती है, लड़का हो या लड़की, अगर इस उम्र में रास्ता भटक जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और उसके साथ साथ वो अपने परिवार की ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल सकता है। और उनकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, क्योंकि अमित यहाँ नहीं थे। ये सच है, जब बच्चों के सिर पर बाप का हाथ ना हो तो बच्चे और भी बेपरवाह हो जाते हैं। लेकिन मैंने अरुण को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। वो मुझसे डरता था, मेरी इज्जत भी करता था और मेरी बातों को मानता भी था। मैंने तय किया कि मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। अभी ये शुरुआती मामला है, वो धीरे धीरे संभल जाएगा। मैं अपने कमरे में बैठी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए यही सोच रही थी। घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। मैंने सोचा इस समय अरुण को परेशान करना सही नहीं होगा। सोने का इरादा किया और सोने की तैयारी में लग गई। सबसे पहले नहाने के लिए मैं अपनी वार्डरोब खोलने लगी ताकि नाइट सूट निकाल सकूं। आज मेरा मन अमित से बात करने का था। मैंने सोचा सोने से पहले अमित से थोड़ी देर बात करूंगी, जिससे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अमित की याद भी आज बहुत आ रही थी। अमित के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब अमित से मैं अपनी बेचैनी और अपनी बेकरारी कहती तो अमित मुझे समझाते कि विशाखा, बस 2 साल का सब्र और कर लो, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और मैं हिंदुस्तान में ही कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा। मैं हमेशा अमित की बात मानती थी, लेकिन मैं यहाँ पर भी अपने दिल के जज्बातों को अपने दिल में दबा लेती थी। मुझे अमित की हालत का एहसास था, वो भी हम सबसे दूर वहाँ परदेश में धक्के खा रहे थे। अचानक मेरे मन में उनकी पसंदीदा लाल नेट वाली नाइटी पहनने का ख्याल आया, जो उन्हें बहुत पसंद थी। मैंने नाइटी ढूंढनी शुरू कर दी, पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन वो नाइटी गायब थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसे इसी अलमारी में रखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई थी और जब नाइटी नहीं मिली तो थक हार कर मैंने दूसरी नाइटी पहन ली, लेकिन दिमाग में अब भी वही लाल नाइटी घूम रही थी। आखिर वो गई तो गई कहाँ? नहाने के बाद मैंने अमित से थोड़ी देर बात की। उनसे बात करके मेरा मूड अच्छा हो गया था और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा मैं पूरे आधे घंटे लेट हो चुकी थी। मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और उनके स्कूल जाने का वक्त हो रहा था और वो अब तक नहीं उठा था। इससे पहले जब मैं कभी लेट हो जाती तो अरुण मुझे उठा देता था। जल्दी जल्दी मैं उसके कमरे में गई। वो अब तक गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसकी चादर खींचकर कहा, अरुण, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी उठो। वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। मैंने डांटते हुए कहा, टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी तुमने उठने में आधा घंटा लेट कर दिया है। जल्दी उठो और वॉशरूम जाओ और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। अरुण बाथरूम की तरफ चला गया और मैं उसके कपड़े निकालने के लिए उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली मेरे होश उड़ गए। वहाँ ठीक सामने मेरी वही लाल नेट वाली नाइटी रखी थी, जिसे मैं रात भर ढूंढती रही थी। ये नाइटी अरुण की अलमारी में कैसे आई? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं वही सोचने लगी जिसे मैं सोचना नहीं चाहती थी। अरुण अभी बच्चा था, उसकी उम्र ही क्या थी? अभी वो पूरे 15 साल का भी नहीं हुआ था। लेकिन ये सब क्या हो रहा था? मैं उस नाइटी को हाथ में लिए खड़ी सोच रही थी कि तभी अरुण पीछे से आ गया। कहने लगा, मम्मा, मेरे कपड़े निकाल दिए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो नाइटी अब भी मेरे हाथों में थी। मैंने उसे अरुण के सामने कर दिया और पूछा, अरुण, ये नाइटी तुम्हारे कपड़ों में कैसे आई? मेरे सवाल से अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, मम्मा, मैं आपको बताने ही वाला था। उस दिन जब आपने धुले हुए कपड़े मेरे कमरे में रखे थे तो आपने कहा था इन्हें तह करके अपनी अलमारी में रख लो, तो उनमें ये नाइटी भी थी। मैं आपको बताने ही वाला था।
पर फिर भूल गया और इसे अपनी ही अलमारी में रख लिया। उसकी बात सुनते ही मुझे साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। उसकी घबराहट, उसके चेहरे का रंग, सब कुछ मुझे बता रहा था कि सच कुछ और है। मैं कुछ देर खड़ी उसको और देखती रही, उसके चेहरे के हाव भाव जांचती रही। फिर मैं बिना कुछ कहे नाइटी लेकर अपने कमरे में चली आई। मेरा दिमाग उलझन में था। ये सब क्या हो रहा था? जैसे तैसे मैंने नाश्ता बनाया और अरुण को दिया, फिर उसका लंच तैयार करके उसे स्कूल भेज दिया। लेकिन अब मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा था। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अरुण के टीचर से बात करूं। स्कूल में वो कैसा रहता है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। इससे मुझे कुछ अंदाज़ा हो सकता था कि आखिर अरुण के दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने उसके दोस्तों से भी बात करने का सोचा था और उसके बारे में खोजबीन करने का अब मैं पक्का इरादा कर चुकी थी। मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और अरुण के स्कूल के लिए निकल पड़ी। मैं ख़ास तौर पर अरुण की क्लास टीचर से मिलने गई थी। जब मैं उनसे मिली तो मैंने कहा, देखिए, मुझे अरुण को लेकर आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आजकल वो पढ़ाई से ध्यान हटा रहा है और मैं जानना चाहती हूँ उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, किसके साथ उसकी दोस्ती ज़्यादा है। और अरुण के टीचर ने जो जवाब दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरुण तो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है, वो किसी से ख़ास दोस्ती नहीं रखता और पिछले 2 साल से तो वो हमेशा अकेला ही रहता है। हालांकि इससे पहले वो हंसमुख था, सभी से दोस्ती करता था। मैं चुपचाप घर लौट आई थी। मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं अब अरुण को रंगे हाथों पकड़ूंगी। जब भी वो कुछ गलत करेगा मैं उसकी हरकतों पर नज़र रखूंगी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया था कि अरुण मुझे छुपकर देखा करता था। कभी मेरे कमरे में आता और मेरी अलमारी खोलकर खड़ा हो जाता। जब मैं पीछे से आवाज़ लगाती तो वो घबराकर बहाना बना देता कि मम्मा, मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने उसका मोबाइल भी चेक करना शुरू कर दिया। उसकी मोबाइल सेटिंग मैंने खुद अपने हाथों से सेट की थी ताकि कोई गलत चीज़ उस तक ना पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं उसकी यूट्यूब और गूगल हिस्ट्री चेक करती रहती। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कुछ मुझे गलत होने का इशारा देता। एक दिन जब मैं नहाकर निकली तो मैंने अपने कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिए और मैं पर्दे के पीछे जाकर खड़ी हो गई और छिपकर देखने लगी। मैं देखना चाहती थी आखिर मेरे कपड़े गायब कहाँ होते हैं। कुछ ही देर बाद मेरी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। अरुण अपने कमरे से निकला, इधर उधर देखा और फिर लॉन्ड्री बास्केट का ढक्कन हटाकर उसने मेरे कपड़े उठा लिए। वो तुरंत अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल धक से रह गया था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शक मेरा वहम नहीं था, बल्कि मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। जो कुछ हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मैं थके हुए कदमों से अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शायद अरुण गलत राह पर चल पड़ा था। इतनी कम उम्र में उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी थीं। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अब मैं अपने पति अमित को क्या जवाब दूंगी। मुझे अरुण पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो ये घटिया हरकतें कैसे कर सकता था। अगर आज मैं अरुण को सबक ना सिखाती तो फिर आगे जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी। उसके साथ साथ वो मेरी और अमित की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता। फिर कुछ सोचकर मैं अरुण के कमरे की तरफ बढ़ी। उसका कमरा अंदर से बंद था। मैं दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मैंने अंदर देखा उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। मेरा दिल धक से रह गया। ये सब कुछ तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि अरुण ये सब कुछ भी कर सकता है। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। लेकिन आज अपनी आंखों से सच्चाई देखी तो मेरा दिल बैठ गया। अमित ये क्या कर रहा था? मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैं आगे कुछ और देखना नहीं चाहती थी। मेरे कदमों ने मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। अरुण मेरे कपड़ों के साथ कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेरे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ा था और ख़ुद को लड़कियों की तरह निहार रहा था। कभी वो लड़कियों की तरह चलने लगता, कभी शर्माता। ये सब कब और कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मेरा बेटा तो एक सामान्य लड़का ही था, फिर उसके अंदर ये बदलाव क्यों आ गए? मेरा दिल चीख चीख कर रोने का कर रहा था। मुझे पिछली सारी बातें याद आने लगीं। माँ, आपका फिगर बहुत खूबसूरत है। अब मुझे समझ में आया कि उसने ये बात गलत इरादे से नहीं कही थी, बल्कि उसे लड़कियों का फिगर पसंद था। वो खुद भी लड़कियों के जैसा बनना चाहता था, इसीलिए उसने मेरी तारीफ़ की थी। मेरी अलमारी से कपड़ों का गायब होना भी अब साफ हो चुका था।
अरुण मेरे कपड़े चुराकर उन्हें खुद पहनता था और खुद को खुश महसूस करता था। पिछले 2 सालों से उसमें ये बदलाव आने शुरू हुए थे, जब से उसके हार्मोन्स बदलने लगे थे। मैं थके कदमों से अपने कमरे में आकर बैठ गई थी और न जाने कितनी देर तक रोती रही। अरुण मेरा सब कुछ था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। एक पल के लिए मुझे गुस्सा भी आया। मुझे लगा कि अरुण के कमरे में जाऊं और उसे 2 थप्पड़ मारूं। मैं उसे इस राह पर और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। अभी वो बच्चा है। अगर अभी से उसकी आदतें छुड़वा दूंगी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो सकता है। यही सोचकर मैं बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात मेरी कांटों पर कटी थी। अमित का सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा था। अमित को जब ये सच्चाई पता चलेगी तो उनका क्या हाल होगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर अरुण एकदम सामान बैठा था। मैंने उसके सामने टोस्ट और चाय रखी और वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। मैंने गंभीर स्वर में कहा, अरुण, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे हर सवाल का सही सही जवाब देना, झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखती हूँ। मेरी बात सुनकर अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके हाथ में पकड़ा टोस्ट प्लेट में जाकर गिरा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सही बात मान लोगे तो मुझे सख्ती नहीं दिखानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूँगी, समझे? मैंने सीधे अरुण की आंखों में देखा। मैंने कहा, आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे इतना कहते ही अरुण फूट फूट कर रोने लगा, जैसे अब वो खुद भी हार गया हो। वो काफ़ी देर तक रोता रहा। जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मामा, मुझे बचपन से ही लड़कियों की चीज़ों से खेलने का मन करता था। उनके कपड़े पहनने का मन करता, उनके जैसा मेकअप करने का मन करता, पर मैं हमेशा डरता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं लड़कियों की चीज़ों से दूर रहता। लेकिन अंदर ही अंदर मेरी ये लालसा बढ़ती गई। वो रुक रुक कर बोल रहा था। उसकी हर बात मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो कहने लगा, जब मेरे दोस्त लड़कियों से दोस्ती करने लगे तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती थी। मुझे लड़कियों की तरह महसूस करने में ही सुकून मिलता था। मुझे लड़कों के साथ दोस्ती करने में खुशी मिलती थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं लड़का होकर भी लड़कियों जैसा महसूस करता हूँ। जब मैं अकेले में आपके कपड़े पहनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब आपको देखता हूँ तो मेरे मन में भी ये ख्वाहिश उभरती है कि काश मैं भी आपके जैसा दिखता। और उनकी बातें मेरे दिल पर भारी पड़ रही थीं। मैंने सोचा था कि मैं उसे डांटूंगी, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए सख्ती दिखाऊंगी, लेकिन उसकी सच्चाई सुनकर मेरा सारा गुस्सा, मेरे सारे इरादे ढह गए। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। अरुण पीछे से मुझे मम्मा मम्मा कहकर पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी। 2 दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। मेरा बेटा अरुण, वो अब मुझे नहीं लगता कि वो वही था जिसे मैंने 15 सालों से पाला था। मैं माँ होकर भी उसे पहचान नहीं पाई। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं था कि अरुण के अंदर गलत ख्वाहिशें पनपने लगी थीं, उसके जीन्स बदलने लगे थे, बल्कि मुझे दुख इस बात का था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अरुण अपने भीतर इतने सारे गम समेटे रहा और इतने सालों से अंदर ही अंदर घुटता रहा और मुझे कभी उसका दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे के दुख को महसूस न कर सकी। 2 दिन तक मैं रोती रही, तड़पती रही, खुद को कोसती रही, लेकिन तीसरी सुबह मैं एक नए इरादे के साथ उठी। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे क्या करना है। जब मैं पूरे 2 दिन बाद अपने कमरे से बाहर निकली तो अरुण की आंखों में मुझे देखते ही एक अलग सी चमक आ गई थी। उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी, जैसे वो मेरे ही इंतजार में था। अगले ही पल अरुण मुझसे नजरें चुरा गया था। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और वो चुपचाप मेरे पास सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई। तुम्हारी भावनाओं को समझने में मुझसे बड़ी चूक हुई। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। अब से तुम खुलकर सांस लोगे और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जियोगे। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है बेटा, इसे घुट घुट कर नहीं बिताया जा सकता। ये कोई 1-2 साल का सवाल नहीं है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मेरी बातों ने जैसे अरुण के दिल का बोझ हल्का कर दिया था। वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गया। मैं धीरे धीरे उसके बालों को सहलाती रही।
मेरी आंखों से 2 आंसू टूटकर मेरे गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया था। और फिर मैंने तुरंत अमित को फ़ोन किया और उनसे कहा, मुझे इस महीने कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम भेज दोगे? उन्होंने पूछा, कितने पैसे और क्यों चाहिए? मैंने कहा, जब आओगे तो सब बताऊंगी। और उन्होंने बिना सवाल किए पैसे भेज दिए। मैंने उसी दिन इंटरनेट पर एक अच्छे डॉक्टर का पता लगाया और अरुण को लेकर वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने अरुण की स्थिति को समझा और मुझे विश्वास दिलाया कि आपका बच्चा अब खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी सकेगा, अपने मनचाहे शरीर में। आपको डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आप अपने बच्चे का साथ दे रही हैं। वरना आजकल न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस कंडीशन में घुट घुट कर ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो सब नेचुरली होता है। इंसान का इसमें बस नहीं होता। बहुत कम लोग समाज से लड़कर, माँ बाप से लड़कर और ख़ुद से लड़कर यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं। इलाज लंबा था, खर्च भी बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं खुश थी कि अब अरुण अपनी मर्जी से जी सकेगा। समय बीतने के साथ अरुण पूरी तरह एक लड़की में बदल चुका था। अब उसकी उम्र 17 साल थी और वो इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने प्यार से उसका नाम अरुणिता रखा। उसके माथे को चूमते हुए मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। कहने लगा, मामा, अगर आप न होती तो मैं घुट घुट कर ही मर जाता। असल मुश्किल तब आई जब अमित, जो पिछले 2 साल से घर नहीं आए थे, अब आने वाले थे। अरुणिता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगी। जब अमित घर आए तो उन्होंने अरुण को हर जगह ढूंढा। मैंने अरुणिता को आवाज़ दी और वो सामने आकर बैठ गई। अमित ने उसे देखा, फिर हैरान होकर मुझे देखने लगे। ये कौन है? उन्होंने कुछ हैरानगी से पूछा, क्योंकि अरुणिता की शक्ल अब भी कुछ कुछ अरुण से मिलती थी। मैंने कहा, ये हमारी बेटी अरुणिता है। मेरी बात सुनते ही अमित ने अविश्वास से मुझे देखा, जैसे उन्हें मेरे दिमागी हालत पर शक हो। मैंने अरुणिता को इशारे से उसके कमरे में भेज दिया और फिर उसके बाद मैंने अमित को धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। पहले तो अमित बहुत गुस्सा हुए, चीखने चिल्लाने लगे। कहने लगे, तुम पागल हो गई हो क्या? लोग हमारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें इसे रोकना चाहिए था, गुस्सा दिखाना चाहिए था। अगर तुम्हारे गुस्से से बात न बनती तो मुझे फ़ोन करती, मैं आकर इसे 1 मिनट में सीधा कर देता। ये तुमने क्या कर दिया विशाखा? तुमने मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? अमित ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया था। मुझे पता था अमित का यही रिएक्शन होगा। मैंने शांत स्वर में कहा, अमित, क्या तुम्हें लोगों की परवाह है या अपनी औलाद की खुशी की? सोचो अमित, मैं अरुण पर सख्ती करती, तुम्हें फ़ोन करती, तुम भी आते, उसे डांटते, मारते, पीटते, और फिर हो सकता है कि मजबूर होकर अरुण खुद से कंप्रोमाइज़ कर लेता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटता रहता, ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। माँ बाप हमेशा औलाद के साथ नहीं रहते। हमारे जाने के बाद हमारा अरुण अकेला रह जाता। हमें अपने बच्चों की खुशी सोचना चाहिए, ना कि ज़माने की बातों की। महसूस करके देखो अमित, मैं भी तुम्हारी तरह टूट कर बिखर गई थी जब मुझे ये सच्चाई पता चली थी, लेकिन मैंने खुद को हालात के लिए तैयार किया और आज मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक नई ज़िंदगी दी है, उसे खुलकर सांस लेने की आज़ादी दी है। तुम भी हालात से समझौता करो, तुम्हें भी खुशी मिलेगी। धीरे धीरे मेरी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ वक्त बाद अमित ने अरुणिता को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। हमने अपना पुराना मकान बेचकर दूसरे शहर में एक नया मकान खरीद लिया। अमित ने अपना नया बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे अमित का बिजनेस चमकने लगा था और वक्त के साथ बाप बेटी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब 7 साल बीत चुके हैं। अरुणिता 23 साल की हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि वो शादी भी कर सकती है, अपने पति के साथ शादीशुदा शारीरिक रिश्ता बनाने में भी सक्षम है, लेकिन माँ नहीं बन सकती। मैंने अरुणिता के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए जो मेरी अरुणिता की सारी सच्चाई को स्वीकार करके उसे अपनी पत्नी बनाए, और फिर मुझे एक रिश्ता मिल ही गया। बिहान नाम का एक लड़का, जिसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी एक 3 महीने की बच्ची थी। वो अरुणिता से शादी करने को तैयार था। मैंने बिहान को सारी सच्चाई बताई और उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी बच्ची के लिए एक ऐसी माँ की ज़रूरत थी जो हमेशा उसकी बच्ची को सगी माँ का प्यार दे। मैंने खुशी खुशी अरुणिता की शादी बिहान से कर दी। मुझे डर था अरुणिता शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे निभा कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो उस घर में रच बस गई। बिहान भी उसे दिल से अपनी पत्नी मान चुका था। अब वो एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सही समय पर सही फैसला लिया
और अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाई। मेरे पति भी मेरे इस फैसले का सम्मान करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को बिना शर्त के प्यार करें, उनकी भावनाओं को समझें और समाज के डर या बदनामी की चिंता किए बिना उनके साथ हमेशा खड़े रहें। साथ ही मेरी कहानी समाज के बदलते नज़रिए को भी दर्शाती है, जहां लोग अपनी असली पहचान के साथ खुलकर जी सकते हैं, अपने सपनों की परवाज के साथ खुलकर अपने पंख फैला सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।